मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग एक बार स्वागत करता हूं जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का हम लोग का फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर समाप्त हो गया था, हम लोग का फिफ्थ चैप्टर चल रहा है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए तो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखो, उससे पहले आप लोग से एक बात करना है कि मैं सोच रहा हूँ एक अपना कोचिंग खोलने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ कोचिंग वगैरह में जा करके, लेकिन होता यह है कि पढ़ाने के लिए तो पढ़वा लेते हैं लेकिन पैसा टाइम पे नहीं देते, वो पे करते। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद का अपना ही कोचिंग खोलूँ। तो मैं इस पर जल्दी डिसीजन लेने वाला हूँ। आप लोगों का क्या विचार है और लोग कमेंट में बताइएगा, मैं जल्दी इस पर एक्शन लूँगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम लोग ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, उस पर आते हैं। ये जलवायु के बारे में हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। और भारतीय मानसून के बारे में भी पढ़े थे हम लोग, एक पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ना है मैं ये आज पढ़ना है भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में दो तीन सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के बारे में पहले हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। आमतौर पर जल्दी ये आप लोग को बुक में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, आमतौर पर मैंने बोला, ठीक है, नहीं मिलता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए तो मैं पहले थोड़ा जूम कर दूं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सब्सक्राइब भी किया कीजिए और लाइक तो जरूर किया कीजिए। देखने के बाद लाइक कर दिया कीजिए अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कमेंट भी किया कीजिए कि सर हाँ, इसमें ये चीज़ कमी रह गया, तो मैं इस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो पहला जो सिद्धांत हमारा है, गतिक गतिक संकल्पना विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है कि इन्होंने यह सिद्धांत फ्लोन ने दिया था। किसने दिया था यह सिद्धांत को, ये कंसेप्ट को किसने दिया था? फ्लोन ने दिया था, ठीक है। फ्लोन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत एक्चुअली बेस्ड था सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का मतलब क्या है, आइए आपको समझाते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने का मतलब क्या है। अफ्लोन साहब ने इस सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या आते हैं। ये पृथ्वी हो गया और क्या हो गया हमारा 0 डिग्री, इस पे क्या हो गया हमारा इक्वेटर हो गया हमारा विषुवत रेखा। चलिए अब देखिए क्या होता है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर होगा। कब होगा बताइए? एक तो सूर्य होगा 21 मार्च को। कब होगा सूर्य हमारा विषुवत रेखा परपेंडिकुलर इस तरह से? एक जो तिथि है वो तिथि कौन सा है? 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इधर से आ रहा है, दक्षिण की ओर से आ रहा है अभी सूर्य, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो गया साउथ पोल हो गया। नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो जैसे ही सूर्य आपका यहाँ विषुवत रेखा पहुंचता है तो तिथि कौन सा होता है? 21 मार्च। जब आपका दक्षिणी गोलार्ध से जा रहा है तो कौन सा तिथि होगा? 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा विषुवत रेखा पे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया विषुवत रेखा पे। अब क्या है, सूर्य जैसे ही ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा 0 डिग्री से ऊपर, थोड़ा सा अभी क्या कहेंगे, सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो गया, मैंने उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट कर दिया। कब से? 21 मार्च से। 21 मार्च से आपका सूर्य जो उत्तरायण होना शुरू कर देता है। 21 मार्च को आपका ITC-Z जो है, ठीक है, ITC-Z जो है 21 मार्च को कहाँ होता है हमारा? विषुवत रेखा पे होता है, ठीक है। क्या होता है? विषुवत रेखा पे होता है। क्या होता है ये? ITC-Z, ठीक है। तो ITC-Z हमारा क्या होता है? विषुवत रेखा पे होता है। ITC-Z में क्या होता है, यहाँ पे जब सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ रही है विषुवत रेखा पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे धरातल ज्यादा गर्म होगा। धरातल स्थल भाग जब ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, उसके आसपास के जो हवा होंगे वो भी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या होगा? गर्म होकर के हवा क्या होगा? हल्की होगी। हल्की होगी तो हवा कहाँ उठेगी? ऊपर की ओर उठेगी। हवा जो ऊपर की ओर उठेगी तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर आपका राइज कर रहा होगा। टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा तो उसके कारण क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। हवा जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। तो जहां जहां ITC-Z जाएगा वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? धरातल का हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा।
टेम्परेचर हाई होगा तो हवा जो है वायु हल्का होगी, हल्का होकर ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो वहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर का जोन क्रिएट करेगा, जिससे हवा बाहर की ओर से अंदर की ओर अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो आईटीसी जेड कहाँ होता है, 21 मार्च के आसपास कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे होता है। अब ये आईटीसी जेड ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दी, प्रारंभ कर देती है 21 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य क्या है, उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। एक समय आता है जब आईटीसी जेड आपका कर्क रेखा पर पहुंचेगा। कर्क रेखा कितने प्लाइज करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नॉर्थ क्या है हमारा, ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है। ठीक है, अब सूर्य क्या है 23.5 डिग्री पे क्या है, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किस दिन होगा हमारा सूर्य, बताइए, सूर्य परपेंडिकुलर किस दिन हो जाएगा, सूर्य आपका परपेंडिकुलर हो रहा है, सूर्य परपेंडिकुलर हो रहा है किस दिन हो रहा है यहाँ पे बताइए। सूर्य परपेंडिकुलर होगा 21 जून को। कर्क रेखा में परपेंडिकुलर कब होता है, 21 जून को होता है। जैसे 21 जून को तिथि आएगा यहाँ पे, सूर्य क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को सूर्य हमारा परपेंडिकुलर हुआ कर्क रेखा पर। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीसी जेड भी आपका शिफ्ट करके कहाँ पहुंच गया है, आईटीसी जेड आपका शिफ्ट करते हुए कहाँ पहुंच गया, आपका कर्क रेखा पे पहुंच चुका है। तो आईटीसी जेड जब कर्क रेखा पे पहुंच चुका है आपका, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई हो चुका है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको। तो जब यहाँ पे सूर्य का उत्तरायण होना तो समझ में आया ना, उत्तरायण कैसे होता है। और सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात क्या हुआ आपका, यहाँ पे आईटीसी जेड भी शिफ्ट कर गया, सूर्य के साथ साथ आईटीसी जेड शिफ्ट करेगा। जैसे सूर्य आपका उत्तर की ओर जाएगा, आपका सूर्य किरण परपेंडिकुलर जो पड़ रहे थे उसका भी शिफ्टिंग होते जाएगा। ठीक है, फिर एक बार क्या होगा, सूर्य किरण लौटना शुरू करेगा। जब लौटना शुरू करेगा आपका, ठीक है, वापस जब लौटने आएगा तो एक तिथि होगा आपका, फिर से जब सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ेगा आपका विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर फिर से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा सूर्य किरण, वो तिथि कौन सा होगा, वो तिथि होगा आपका 22 या 23 सितंबर। ठीक है, 22 या 23 सितंबर का तिथि होगा वो, 22 या 23 सितंबर का तिथि होगा, जिस दिन इक्वेटर पर फिर से सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ेगी और सूर्य इस बार क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट करेगा और सूर्य की किरण फिर से एक बार ऐसा टाइम आएगा जब 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे क्या मिलेगा आपको, बताइए, मकर रेखा आपको मिलेगा, मकर रेखा। तो मकर रेखा पर सूर्य किरण परपेंडिकुलर पड़ेगी और तिथि कौन सा होगा हमारा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर का ये तिथि होगा जब सूर्य किरण जो है परपेंडिकुलर पड़ेगी मकर रेखा पर। उस दिन आईटीसी जेड कहाँ शिफ्ट कर रखा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में आ चुका होगा और कहाँ पे, मकर रेखा पे आ चुका होगा आईटीसी जेड आपका। ठीक है, तो उस समय सूर्य क्या है, दक्षिणायन हो चुका होगा। इस तरह से सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, आईटीसी जेड उसके साथ साथ शिफ्ट करते रहता है। आईटीसी जेड शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर का जोन उसके साथ साथ शिफ्ट कर रहा है। लो प्रेशर का जोन शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हवा का अटैक करने की कैपेसिटी उसके अंदर शिफ्ट कर रही है आईटीसी जेड के साथ साथ। तब इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इनका नियम देख रहे थे, फ्लोन का नियम देख रहे थे, फ्लोन के नियम के हिसाब से भारत पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, फ्लोन के नियम के हिसाब से इसका क्या असर पड़ रहा है भारत पे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये कर्क रेखा हो गया। अब मैंने बोला था कि एक कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा पे आईटीसी जेड शिफ्ट कर जाएगा। कब शिफ्ट करेगा कर्क रेखा पे, क्या आपका आईटीसी जेड है, कब शिफ्ट करता है आपका यहाँ पे कर्क रेखा पे, बताइए किस दिन होगा कर्क रेखा परपेंडिकुलर, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ठीक है, 21 जून को, 21 जून को यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा सूर्य की किरण, यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सूर्य की किरण, तो यहाँ पे क्या होगा आपका उस दिन, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा उस दिन, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और हमें पता है कि आपका मेडागास्कर के पास में, ठीक है, इधर में आपका हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। ये मेडागास्कर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। तो हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, इसकी वजह से क्या होगा कि व्यापारिक पवनें जो कि नीचे से आ रही थी दक्षिण पूरब की ओर, जिनका डायरेक्शन था, डायरेक्शन कैसे था उनका, दक्षिण पूरब की ओर, ऐसे डायरेक्शन था उनका। ठीक है, दक्षिण पूरब की ओर उनका डायरेक्शन था। तो ये
चूंकि हाई प्रेशर का है तो क्या करेगा, वायु को अपने से दूर ढकेलेगा, और ये क्या करेगा, लो प्रेशर का जोन है तो वायु को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या है, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और भारत में प्रवेश करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से। तो फ्लोन का ही नियम था। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून को तो क्रिएट होना है, भले नियम थ्योरी और अलग अलग होगा। अभी हमने फ्लोन का नियम देखा, उसके बाद हम जेट स्ट्रीम का नियम देखेंगे, ठीक है। इन नियम अलग अलग हम देखने वाले हैं, लेकिन होना तो एक ही चीज है आपका, कि आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्रिएट होगा, आपका उत्तरी पूर्वी मानसून क्रिएट होगा। लेकिन इससे क्रिएट होने के अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जो हम लोग स्टडी करते हैं। इनमें से एक थ्योरी तो अभी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा थ्योरी इसमें से देखेंगे हम। आइए, ये थ्योरी अब हमें देखना है, तापीय सिद्धांत देखना है हमें, ठीक है। तापीय सिद्धांत के बारे में देखना है। हाँ, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी, देखिए क्या है, ये हमारा तापीय सिद्धांत के बारे में है, ठीक है। तापीय चिन्मत सिद्धांत विचारधारा के बारे में हमें देखना है। तो थर्मल थ्योरी या द क्लासिकल थ्योरी, इसके बारे में देखना है। तो इसका ये थ्योरी जो बेस्ड है कि महाद्वीप एवं महासागर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तापमान का जो डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से आपका मानसून की उत्पत्ति होती है। इनका कहना ये है तापीय सिद्धांत में। जैसे कि आपको पता होगा कि महाद्वीप और महासागर में टेम्परेचर का डिफरेंस, जैसे महाद्वीप हो गया 0 डिग्री की, हम बोले कर्क रेखा पे, क्या बोले मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे महाद्वीप भी लाइज करता है, महासागर भी लाइज कर रहे हैं मकर रेखा पे, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगा कि पानी जो है, जल जो है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है। इसके अपेक्षा जो सॉलिड पार्ट होता है, ठोस पार्ट होता है, वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा भी होता है। बोले कैसे सर, कैसे मान लें आपका बात, हमको ना पता है, ना मानेंगे, ठीक है, मत मानिए आप बात। एक काम कीजिए, आपके घर में बर्तन तो होगा ना, केतली होगा, कटोरा होगा, कटोरी होगा, कुछ तो होगा ना बर्तन, ठीक है। उस बर्तन को आप एक खाली बर्तन को रख दीजिए गैस पे, एक में पानी डालकर रख दीजिए, दोनों को 2 मिनट तक गर्म कीजिए, दोनों को सिर्फ 2 मिनट तक गर्म करना है, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब क्या है, दोनों बर्तन को बारी बारी से टच कीजिए, ध्यान रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं कि आपका हाथ जल सकता है, थोड़ा बारीकी से टच कीजिएगा जो बर्तन आपका खाली रखा हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा वो, तो आपका हाथ जल सकता है। तो गर्म, अब दोनों को टच करके देखिएगा तो जो बर्तन खाली था वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, और जिसमें पानी था वो आपका हल्का गर्म हुआ है। पानी में हमें उंगली डालिएगा तो पता चलेगा आपको, ठीक है। इससे यही पता चला कि सॉलिड जो है तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा भी होता है, और जल जो है धीरे धीरे आपका गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और उसको ठंडा होने के लिए दोनों बर्तन को छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिएगा जो बर्तन खाली था वो बिल्कुल ठंडा हो गया, लेकिन वही आपका जिस बर्तन में पानी था वो अभी भी गर्म है। इसलिए ये पता चला वाटर का नेचर ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है वो। यही कारण है कि सूर्य किरण जब पड़ता है तो महाद्वीप क्या है, जो स्थल पार्ट हो गया, स्थल खंड जो हो गया, वो तेजी से गर्म हो जाता है, और महासागर क्या है, धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडा होते हैं। तो इसकी वजह से ही जो समुद्र के तट पर हमारे जो भाग होते हैं, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मुंबई आपका हो गया, वहां पे क्या होता है, ना ज्यादा ठंडा पड़ता है ना ज्यादा गर्मी। रीजन ये हो गया कि समुद्र के किनारे महाद्वीपीय है वो, तालचेर द्वीप पर महाद्वीप महाद्वीप का द्वीप पर हमारा स्थित है मुंबई। तो उसका क्या है कि महासागर के टच में हुआ है, उसके कारण महासागर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। मैक्सिमम दिन भर का तापांतर डिफरेंस होता है 1 डिग्री सेल्सियस होता है आपका महासागर के, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये आपका अगर दैनिक तापांतर आप देखिएगा असल भाग का, तो देखते हैं कि दिन का टेम्परेचर चला गया है 40 के आसपास, तो रात को पहुंच गया है 25 भी पहुंच जाता है, 15-15 डिग्री का आपका टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यही अगर आप बात करें महासागर में, तो वहाँ 1 डिग्री का देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि महासागरीय टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, जबकि महाद्वीप में बहुत ज्यादा होता है। तो मान के चलिए दिन में जहां महाद्वीप का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, आपका महासागर का टेम्परेचर कितना होगा, सपोज अगर 20 होगा या 25 होगा, तो 15 डिग्री के अंदर डिफरेंस हो गया दोनों में। तो डिफरेंस की वजह से क्या है, आपका वहां पे धरातल का वायु जो हो गया, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका महाद्वीप हो गया, ठीक है, और ये आपका महासागर हो गया, इधर जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है। अब क्या है, इसका टेम्परेचर दिन के टाइम पे राइज करके पहुंच गया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसका टेम्परेचर दिन के उसी टाइम पे टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 25। जैसे गर्मी के दिन में आमतौर पर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर आपका रात्रि के टाइम पर, और दिन का टेम्परेचर 40 पहुंच जाता है। लेकिन दिन के आपका टेम्परेचर जो होगा असल भूखंड का 40 तो पहुंच गया, लेकिन जल का भी क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वायु क्या है, गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी, वायु जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया, टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, वायु हल्की होकर ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है तो क्या करेगा, वायु ऊपर उठेगी। अब ये एक क्या हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ से वायु दूर जाएगी, तो वायु क्या करेगा, यहाँ से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़े भी होंगे समुद्री समीर के बारे में कि समुद्री समीर कब चलता है, स्थलीय समीर कब चलता है। आपने पढ़ा होगा कि समुद्री समीर जो समुद्र से हवा जो स्थल की ओर जो चलती है वो दिन के समय चलती है, इसलिए दिन को समय चलती है। यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट है, तो हवा को अपने तरफ खींचेगा, ये इधर की ओर खींचेगा, जिसकी वजह से समुद्री समीर का फ्लो होगा। यही जो है मानसून वगैरह उत्पन्न में भी मदद करती है। जैसे कि अब मानसून कैसे उत्पन्न में मदद करती है वो समझना है, आइए समझाते हैं अभी आपको। यहाँ पे बता चुके थे हम, स्थल खंड है यहाँ पे, ठीक है, स्थल खंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा गर्म हो चुका होगा दिन को, और दिन को जब गर्म हो गया होगा, कितना गर्म किया था यहाँ पे, स्थल खंड हमारा हो गया, स्थल खंड को कितना गर्म किया था हमने, बताइए, स्थल खंड को कितना गर्म किया था, 40 डिग्री ना। आइए 40 डिग्री पे ही चर्चा करेंगे। टेम्परेचर कितना हो चुका है यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका होगा, लो प्रेशर का। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, इधर महासागर में हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरह से, दक्षिण पूर्वी मानसून, अभी तो दक्षिण पश्चिम नहीं, अभी दक्षिण पूर्वी है, तो दक्षिण पूर्वी मानसून इस तरह से फ्लो कर रही थी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका, तो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या है, हाई प्रेशर जोन है, ये ढकेलेगा हमें, हवा फिर इधर से इधर के फ्लो कर गई। काम वही होना है, लो प्रेशर का जोन क्रिएट होना है, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होना है। थ्योरी अलग अलग जरूर आएंगे, लेकिन घूम फिर क्या है, फिजिक्स से बाहर तो जाना नहीं है इनको। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वहां पे वायु ऊपर हल्का होकर उठेगा, हल्का होकर ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, तो वायु को अपने ओर खींचेगा। तो इसी चीज को फॉलो कराएंगे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से। इन्होंने महाद्वीप और महासागर के बेस पे कहा, कि इन्होंने उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से कहा, फ्लो ने दिया था उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से, इन्होंने कहा महाद्वीप और महासागर में जो टेम्परेचर डिफरेंस उसके हिसाब से, लेकिन इनका भी कहना वही है अंदर में कि आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह सिद्धांत एडमंड हैली ने दिया था, किन्होंने दिया था, एडमंड हैली साहब ने दिया था, एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप एवं महासागरों के उष्मन में अंतर, उष्मन माने उष्मा में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास के परिणाम है, मान तापीय जो विरोधाभास उत्पन्न होता है उसका परिणाम है ये। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है 21 जून को, तो वहां निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, क्योंकि ITC वहां खिसक गया, तो वहां पे क्या होगा, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, यही कह रही हैं, विकसित हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायु दाब के केंद्र की ओर खींची चली आती है। जैसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो आपका है, ठीक है, इस तरह से जा रहा था, इस तरह से जा रहा था आपका ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। जब यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो तो क्या करेगा, इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से, यही आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून बनेगा। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर खींची चली आती है, और जब यह हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है, विषुवत रेखा को, जीरो डिग्री इक्वेटर को पार करती है, तो कोरियोलिस बल के कारण, इसे कोरियोलिस बल कह दिया गया, कि दाहिनी ओर मुड़ जाती है, इनकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इससे ही भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये जो समझा चुके हैं आपको। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ऊपर लंबवत पड़ती है, कब, 22 दिसंबर को, तो वहां निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, क्योंकि ITC वहां चला गया है विषुवत रेखा पर, क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ेगी उस दिन, तो क्या होगा, वहां पे ITC का निर्माण होगा, जिसके कारण वायु गर्म होगा, वहां ऊपर उठेगी और लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा वहां पे। यही बोल रहा है कि सूर्य किरण जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जिसके कारण हवाएं स्थल से महासागर की ओर
प्रवाहित होने लगती है एवं कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर इनकी दिशा उत्तर पूर्व से हो जाती है। कैसे हो जाती है? उत्तर पूर्व हो जाती है इनकी दिशा। यही उत्तर पूर्व दिशा दिशा जब हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। तो शुरुआत हो जाता है थोड़ा सा ऊपर से ही उत्तर पूर्व होना। जैसे तमिलनाडु हो गया, हमारा विषुवत रेखा के पास करीब करीब पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी होगा, जैसे कितना है हमारा लैटिट्यूड, हमारा उसका लैटिट्यूड कितना है? 8.4 है हमारा, 8.4 डिग्री नॉर्थ। तो वहां पे क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में टकराती है, तमिलनाडु के तट पे आकर वहां पे वर्षा कराती है। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल पर स्थित इसी काल में वर्षा होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट थ्योरी देखना है वो देखना है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में देखना है। चलिए, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या कहता है इसके देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, कौन सा? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण होता है। कैसे होता है? मैंने पिछले लेक्चर में इसको समझाया था कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण हमारा दक्षिण पश्चिम का मानसून का निर्माण कैसे होता है। एवं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतकालीन जो मानसून है उसकी उत्पत्ति में मदद मिलती है। और इसी से हमारा जो हमारा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है, इसी से हमारा पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत में आता है। अब पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो क्या करेगा हम बताते हैं अभी आपके डिटेल में। चलिए मैप पे थोड़ा आ जाते हैं हम आपको लेकर के। तो अभी हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे कि जेट स्ट्रीम जो है इसके वजह से कैसे हमारा मानसून जो है इफेक्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे हम। चलिए आइए आते हैं जेट स्ट्रीम पर। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जब आता है तो तिब्बत के पठार से, यहाँ पे क्या है हमारा तिब्बत का पठार जो ऊपर में हो गया, तो तिब्बत के पठार से टकरा करके ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग जो तिब्बत के पठार के ऊपर से फ्लो करते हुए ऐसे निकल जाती है, ठीक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का। दूसरा पार्ट जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का है वो नीचे की ओर हिमालय की ओर, हिमालय के नीचे से आ जाती है। हिमालय के नीचे से जब ये आएगी तो यही जो आपका जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम विक्षोभ कर लेकर के आएगी, पश्चिम विक्षोभ को उठाकर लेकर आएगी, जो हमारा भूमध्य सागर से उठाकर लाती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर से उठाकर लाएगी पश्चिमी विक्षोभ को, जो कि आपका शीतकालीन टाइम पे आती है। किस टाइम पे? शीतकालीन टाइम पे, जब भारत में ठंड होता है। तो पूरे एशिया में उस समय क्या होता है, करीब ठंड होता है, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में ठंड का टाइम चल रहा होता है। उसी समय आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है वो लेकर के आती है। कौन लेकर आती है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम लेकर के आती है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया कहाँ कौन हो गया हमारा? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब पहाड़ी एरिया में क्या करेगी? ये बर्फबारी कराती है, ठीक है, बर्फबारी कराएगी। और मैदानी एरिया जो हो गया हमारा, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इधर क्या करेगी? बारिश करेगी। ये बारिश जो है रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। तो मैदानी इलाकों में रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, जो आपके ठंड के टाइम पर शीतकालीन बारिश होती है। और शीतकालीन बारिश किसकी वजह से हुई? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। अब पश्चिमी विक्षोभ किसकी वजह से आई? तो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से आई पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से आपका बारिश होता है आपका मैदानी इलाका में। और पहाड़ी इलाका में क्या होता है? बर्फबारी होता है। और राजस्थान में इस बारिश को हम मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होता है उसे मावट। और भी इस बारिश को अलग अलग जगह पर नाम दिया जाता है, उसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमने देखा कि जेट स्ट्रीम से कैसे ये इफेक्ट हुआ, तो हमने ये देखा उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी नाम लिया था हमने, और ये बताया था कि इसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। देखिए पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में क्या होता है, जैसे जैसे ITC जेट आपका ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, जब इधर आपका कर्क रेखा के आसपास पहुंचता है, तो क्या है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है आपका शिफ्ट होकर वापस चला जाता है ऊपर, हिमालय के ऊपर से बहने लगेगा। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है आपका कहाँ चला जाएगा? हिमालय के ऊपर से बहने लगेगा। अभी हिमालय के ऊपर से बहने लगेगा। जब ये हिमालय के ऊपर से बनने लगेगा तो एक पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम का ये क्या होगा? निर्माण होगा। और ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, यही पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करेगा आपका? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि जैसे ही पूर्वी जेट स्ट्रीम का यहाँ पर निर्माण होता है और ITC जेट यहाँ पे आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से क्या हो जाएगा कि मेडागास्कर के पास में इधर आकर के क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा मेडागास्कर के पास में।
अब मेडागास्कर के पास में जब हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ तो क्या करेगा, व्यापारिक अपने जो दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे दक्षिण पूरब की ओर जा रही थी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इनका डायरेक्शन था, उसको क्या करेगा, अपने अपने से दूर धकेलेगा। यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट है तो अपने पास में खींचेगा ये, उसकी वजह से होगा डायरेक्शन चेंज होगा और ऐसे हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरह से, और दक्षिण पश्चिम की ओर डायरेक्शन होगा जिसकी वजह से जाकर क्या करेगा, बारिश कराएगा आपका भारत। इस तरह से पूर्वी जल पश्चिम जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में मदद करता है। क्योंकि इसे हम बता चुके थे इसलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए इस पे हम, आपको पिछले लेक्चर में ये पॉइंट हम क्लियर किए थे। चलिए आइए हम लोग क्या देख रहे थे जेट स्ट्रीम के बारे में। चलिए इसमें थोड़ा रीडिंग मार लें हम। पूरे शीतकाल में पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, जो तिब्बत के पठार से टकराकर दो भागों में बट जाती है, ठीक है। एक भाग जो है तिब्बत के पठार के ऊपर से बहती है और एक भाग जो है तिब्बत के पठार के नीचे से बहती है, नीचे से एक शाखा बहती है, ठीक है। जूम कर दें इसको थोड़ा हम। एक शाखा नीचे की ओर बहेगी, नीचे की ओर बहेगी तो एक शाखा क्या है आपका पहाड़ी इलाका में क्या करेगी, बर्फबारी कराएगी, और मैदानी इलाका में क्या करेगी, बारिश कराएगी। मैदानी इलाका में जो बारिश कराएगी ये आपके रबी फसल के लिए क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए तो बारिश कहाँ कहाँ कराएगी देख लिए ये। तो पश्चिमी विक्षोभ इसी का हाँ पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लेकर आती है। अब पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको। पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय के पहाड़ी राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, में बर्फबारी कराएगा। और हमारे मैदानी राज्य हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी जो हो गया हमारा बिहार, इस समय क्या करेगा, बारिश कराएगा, जो कि रबी फसल के लिए उपयोगी होता है, ये आपको हम डील कर चुके हैं। उसके बाद देखना है एल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में कि एल नीनो का उत्पत्ति कैसे होता है, भारतीय मानसून पे ये क्या इफेक्ट डालता है, इसके बारे में देखेंगे। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है, 5 या 10 साल के बाद ये प्रकट होता है। और प्रकट कब होता है आपका, दिसंबर के टाइम पर होता है, क्रिसमस के टाइम पर होता है। इसीलिए इसे बालक ईसा भी बोलते हैं, बालक ईसा भी बोलते हैं। 21 दिसंबर का टाइम पर करीब प्रकट होता है। और ये क्या करता है कि आपकी अगर दक्षिणी आप देख रहे होंगे, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया आपका, क्या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। उसके नीचे में आपका ये हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक जलधारा बह रही होती है, जैसे पेरुवियन जलधारा बोलते हैं या हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है। ये जलधारा एक ठंडी जलधारा होती है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। पेरुवियन जलधारा भी बोलते हैं, इसे हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं। एल नीनो जब उत्पन्न होता है तो चूंकि प्रशांत महासागर में बह रहा है, तो प्रशांत महासागर में बहने वाली पेरुवियन जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा को प्रतिस्थापित करती है, मैंने इसको रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस कौन कर देता है यहाँ पे, आपका एल नीनो। एल नीनो इसको रिप्लेस कर देगा। एल नीनो जब इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। और जब यहाँ महासागर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाएगा तो वहाँ का वनस्पति वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अब प्लैंकटन नामक घास में जब बहुत ज़्यादा कमी आएगा तो उस पर जो निर्भर होने वाले जो जीव जंतु वहाँ पे समुद्र में है उनकी संख्या कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मछली की संख्या में वहाँ पे कमी आ जाती है। तो एल नीनो ये हो गया। एल नीनो जब आता है तो हमारे मानसून आने में 10 से 15 दिन का भी देरी हो जाता है। ऐसा एक बार हुआ था 1990 से 1991 में हुआ था आपका 1990 में या 1991 में ये घटना घट चुका है, जब हमारे पास मानसून जो है आपका 10 से 15 दिन के देरी से आया था, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि बारिश में अनियमितता होने का मतलब है कि हमारा भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश था, पहले तो और भी ज़्यादा। तो बारिश में अनियमितता हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका वहाँ पर खेती वगैरह जो भी कर रहे हैं किसान, उनमें क्या हो गया, उनका जो समय से जो बिछड़ा डालना था धान का वो डाल नहीं पाएंगे तो खेती जिस समय से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका अगला फसल भी प्रभावित हो जाता है। चलिए तो ये एल नीनो के बारे में देखिए आप। एल नीनो जो है,
कैसे इफेक्ट डाल रहा है आपका। चलिए इसमें रीडिंग डाल देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एल नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 से 10 साल बाद प्रकट होते रहता है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ एवं मौसम की चरम अवस्थाएं आ जाती है। ठीक है, चरम अवस्था का मतलब यह हुआ कहीं बहुत ज्यादा धूप आ रहा होगा, गर्मी पड़ रहा होगा, तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रहा होगा, तो बोलते मौसम की चरम अवस्था। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री जलधारा को रिप्लेस कर देता है, जैसे हम बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं। आपको इस चीज हम समझा चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इससे परिणाम क्या क्या होते हैं, परिणाम को थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। तो भूमध्य सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या विकृति आ जाएगा आपका, और क्या होता है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाएगा। जहां अब 10 डिग्री सेल्सियस अचानक से राइज कर गया तो अनियमितता तो आना है। प्लवक प्लैंकटन की संख्या में की मात्रा में कमी आएगा, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी आ जाएगी। अब भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का प्रयोग करते हैं। लंबी अवधि के लिए मतलब अगला 15-20 साल तक, 10 साल तक जलवायु कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा, उसके पूर्वानुमान के लिए, डेली वाला जो करते हैं उसके लिए नहीं। ठीक है, सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून का आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी पाई गई थी। अब देखना है हिंद महासागरीय डाइपोल एवं भारतीय मानसून के बारे में कि हिंद महासागरीय डाइपोल क्या है और कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में क्या देखते हैं हम कि हिंद महासागर के जलीय सतह पर भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है। जैसे कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का ही विस्तार है ना हमारा, बंगाल का खाड़ी और अरब सागर जो पढ़ते हैं आप, ये क्या है, हिंद महासागर का ही विस्तार मात्र है ये देखिए आप। चलिए आ जाइए। तो हिंद महासागरीय डाइपोल के बारे में देख रहे हैं। हिंद महासागरीय डाइपोल जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल, और ये क्या होता है, नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल। ये दो टाइप का होता है। सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल में क्या होता है, अब देखिए हिंद महासागरीय डाइपोल इसलिए बोले हम कि दोनों जो क्रिएट हो। अच्छा एक बात तो आप बताना भूलिए, डाइपोल आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डाइपोल है क्या ये। ठीक है, तो डाइपोल आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, क्या होता है उसमें चार्ज अपोजिट होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। उसी तरह से ये हमारा है, बीच में तो हमारा महाद्वीप हो गया, इधर में हिंद महासागर का पार्ट हो गया जिसे अरब सागर कहते हैं, ये हिंद महासागर का पार्ट हो गया जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जब सकारात्मक डाइपोल डेवलप करेगा हिंद महासागर में तो क्या होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या होगा हमारा, लो टेम्परेचर होगा हमारा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा आपका बंगाल की खाड़ी में, लो टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, हाई टेम्परेचर होगा हमारा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा किधर, अरब सागर में। जब अरब सागर में हाई टेम्परेचर होगा, इसका मतलब दूसरे शब्द में कहें तो क्या होगा, यहाँ पे जल जो है वाष्पीकृत होगा, गर्म होगा, क्या होगा, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी यहाँ पे गैस, गैस जब ऊपर उठेगी यहाँ पे वायु, तो क्या होगा यहाँ पे आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि आपका अरब सागर में लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, और आपका जो इधर हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हमारा लो है। और ये किसका लक्षण है, ये सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल का लक्षण है। चलिए अब ऐसा हुआ होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, अब मेडागास्कर के पास में इधर नीचे में आएंगे हम लोग, तो उसमें क्या हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है मेडागास्कर के पास में। हम जानते हैं कि व्यापारिक को अपने दक्षिण पूरब की ओर ऐसे फ्लो कर रही होती है, दक्षिण पूरब की ओर। अब क्या है कि लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया, क्या गया अपनी ओर खींचेगा इस पवन को, ये पवन को खींचेगा, ये क्या करेगा, दूर धकेलेगा। इधर भी आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा तो ऑलरेडी खींचेगा, ये भी मदद कर देगा आपको खींचने में इसको, और ये इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है, अब मुड़ करके दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण करेगी, जो भारत में आकर वर्षा कराएगी। ये तो जो इसीलिए इसका नाम सकारात्मक पड़ा है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, अटैक करने में मदद करती है, इसलिए इसको सकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल कहते हैं। अब देखना है हमें नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल के बारे में। चलिए ये देखते हैं नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल के बारे में। तो मैंने सकारात्मक देखा है, लेकिन नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल क्या है उसको देख लेते हैं। नकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल में क्या है कि आपका जो बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, यहाँ का वायु वगैरह गर्म होकर ऊपर उठेगा हल्का होकर के। जब वायु गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्या है आपका लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा।
अब यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है, और इधर में क्या है आपका है हाई टेम्परेचर हो चुका है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपका लो होगा, जब नकारात्मक है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा हमारा लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो क्या क्या होगा यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है। अब क्या कर रहा है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जब आएगी इस तरह से, तो क्या करेगा ये, जब हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो चुका है तो इसको दूर धकेलेगा, इसको अंदर आने से रोकेगा, मानी मानसून को हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के क्रिएट होने में मदद नहीं करेगा, अगर इस पर नकारात्मक इफेक्ट डालेगा, इसलिए इसको हम नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप समझ लिए। अब देखते हैं कि इसमें आपको और क्या पढ़ना था। समझ में आया आप लोगों को हिंद महासागरीय डायपोल क्या था? अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के ही पार्ट थे। अरब सागर का जो तट हो गया वहां पे अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है और बंगाल की खाड़ी में अगर लो हो रहा है तो उसे हमने क्या बोला, हमने सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल कहा, क्योंकि वो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को बनने में मदद कर रहा था। इसके विपरीत जो हो गया वो नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल था। तो रीडिंग डालते हैं हम। सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर अरब सागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के सामान्य तापमान से अधिक होता है। यह डायपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। कैसे करता है मैंने अभी आपको समझा दिया है। इसी तरह से आपका हिंद महासागरीय डायपोल भी है। उसके बाद हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, मानसून विच्छेद। ठीक है, मानसून विच्छेद क्या है ये देख लेते हैं। देखिए मानसून विच्छेद कुछ नहीं है ज्यादा, मानसून विच्छेद सिर्फ सिंपल सा इतना है कि दक्षिणी पश्चिम में मानसून जब आती है तो वर्षा कराती है, झमाझम लगातार चलता है 5-6 दिन तक बारिश, फिर क्या होता है ब्रेक लग जाता है, एक आध सप्ताह के लिए ब्रेक लगता है या 2 सप्ताह के लिए लगता है ब्रेक, इस तरह का ब्रेक लग जाता है, बीच में बारिश रुक जाता है। तो बीच में जो बारिश रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, उसी को बोलते हैं मानसून विच्छेद। ये मानसून विच्छेद जो होता है भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट में मानसून विच्छेद क्यों होता है? ठीक है, पश्चिमी घाट में मानसून विच्छेद क्यों होता है, आइए इंडिया के मैप पे ही आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। अब क्या है कि पश्चिमी घाट के पास में हमने बोला कि मानसून विच्छेद होने का रीजन क्या है, बारिश जब हो रहा था तो रुका क्यों? इसका रीजन तो एक ये होता है कि यहाँ पे आर्द्र पवने जो है जिससे बारिश हो रही थी वो दक्षिण पश्चिम मानसून के पैरेलल बहना शुरू कर दे, इस तरह से। अब जब टकराएगी ही नहीं तो बारिश भी नहीं होगा। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो थी, अब इनकी आर्द्र हवाएं जब हमारे पश्चिमी घाट के पैरेलल में बहने लगती है तो यहाँ पे क्या होता है, मानसून विच्छेद होता है, यहाँ पे बारिश रुक जाती है। ये तो रीजन हो गया यहाँ का। ठीक है, हमारा जब उत्तरी पूर्वी मैदान, जो उत्तरी मैदान भारत का है वहां पे क्यों होता है, यहाँ पे होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसकी संख्या जो है बनने में कम हो जाती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या जब बनने में कम हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश का मात्रा हमारा कम हो जाता है। ये तो यहाँ का रीजन हो गया। अब बात करेंगे राजस्थान का, कि राजस्थान में आपका क्यों आपका मानसून विच्छेद आता है, राजस्थान में क्यों आता है मानसून विच्छेद? तो राजस्थान में क्या है कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है विलोमता देखा जाता है, टेम्परेचर विलोमता का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे ऊपर उठ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका फॉल होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा राजस्थान के मरुस्थल उल्टा देखने को मिलता है, टेम्परेचर ऊपर के हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, राइज करने लगता है, कुछ हाइट तक राइज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा तो बारिश कैसे होगा, ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए ना, ताकि जो आर्द्र हवाएं हो जा करके आपका संघनित होकर बारिश की बूंद के रूप में कन्वर्ट होकर बारिश कराएंगे। लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो आर्द्र हवा है वो संघनित नहीं हो पाएगी, संघनित नहीं होगी तो वर्षा नहीं कराएगी। इस वजह से यहाँ पे मानसून विच्छेद आता है आपका राजस्थान में। चलिए, तो हमने ये राजस्थान में हमने देखा कि मानसून विच्छेद कैसे आ रहा था। आइए देखते हैं इसमें और क्या था, हमें ये तो देख चुके हैं हम लोग। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में कम हो जाने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव के कारण होता है, मैंने ITCZ के बदलाव में। और राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में तापमान की विलोमता वर्षा के कारण वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। ये विलोमता क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर उल्टा साइन बन गया है, यहाँ पे होगा। ठीक है, वायुमंडल में क्या है, ऊंचाई के हिसाब से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा फॉल करता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, इसी कारण ऐसा होता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मानसून निवर्तन वगैरह, ऋतु वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा लेक्चर है, हम लोग रहने देते हैं। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं सोच रहा हूँ कोचिंग डालने के लिए, यहाँ पे खोलने के लिए। तो आप लोग इस पर ज़रा कमेंट कीजिए क्या आप लोग का विचार है। मैं इस पर जल्दी ही अपना डिसीजन लेने वाला हूँ, ठीक है। और आप इसे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।